नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। किसान दिवस पर आज किसानों का मेगा प्लान है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। यूपी में कई जगहों पर किसानों को रोका गया है, लेकिन वो दिल्ली आने पर आमदा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज किसान सरकार के न्योते पर बैठक कर जवाब देंगे। एक मुख्यमंत्री के काफिले की कार, जिसके आगे काले झंडे लेकर किसान खड़े हैं। दूसरी कार आगे नहीं बढ़ने दी जाती। पुलिस वालों के पसीने छूटने लगते हैं। मुख्यमंत्री के काफिले की यह कार किसी तरह अंदर जा पाती है। एक एक करके सीएम के काफिले की हर कार का आगे बढ़ना मुश्किल दिखता है। यह काफिला किसका है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जो अंबाला में कृषि सुधार कानून के विरोध करते किसानों के गुस्से से घिर गए। तो क्या आंदोलन का एक्सीलेटर अभी और तेज हो रहा है? मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली के कई बॉर्डर को घेरकर किसान बैठे हैं। किसानों को समर्थन देने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है 45 साल के बलविंदर सिंह। आज तक संवाददाता मुनीश पांडे को सिंघू बॉर्डर पर मिले। बलविंदर सिंह दिव्यांग है, लेकिन 10 दिन में 450 किलोमीटर की दूरी इसी ट्राईसाइकिल से तय करके किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। लेकिन कानून रद्द होने के कोई आसार नहीं, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो कानून के समर्थन में आने वाले किसानों से मिल रहे हैं और विरोध करने वाले किसानों के जवाब का इंतजार। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। किसान सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर बैठ गए। दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों की गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। पुलिस तैयार है तो किसान भी। सिंघू बॉर्डर पर किसान फसल उगाने में बहने वाले पसीने की पूरी कीमत पाने के लिए खून निकालकर चिट्ठी लिखते मिले। संदेश देना चाह रहे हैं ये लोग सरकार को, मोदी सरकार को, कि जो कानून है उसे वापस ले लेना चाहिए। और विरोध जताने का ये एक अनोखा तरीका है, जिसमें कि लोग अपने खून से पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एक बार फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि जो 3 नए कानून हैं किसानों को लेकर, उन्हें वापस लेना चाहिए। साहब, आप लोकतंत्र ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ देशवासियों ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ प्रधानमंत्री बने हो। लेकिन उस चिट्ठी का जवाब क्या, जो सरकार ने रविवार को ही किसानों को बातचीत के लिए भेजी? कब होगी अब अगले राउंड की बातचीत? कि ਜਿਹੜੀ चिट्ठी सेंटर ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। बातचीत होगी या टकराव जारी रहेगा? फिलहाल तब तक कानून समर्थकों के ट्रैफिक जाम में भी आम आदमी फंसा हुआ। मुनीश पांडे के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए तैयारी दिल्ली पुलिस ने भी कर रखी है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। दिल्ली के 3 सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं किसान आंदोलन के लिए। कोरोना के बाद किसान आंदोलन दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव, जो हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल हमारा है कि 23 तारीख को किसानों ने जो किसान प्रदर्शन है उसको और तेज करने की कोशिश की है, का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है? दिल्ली पुलिस हर एक चुनौती के लिए तैयार है। हमने देखा है पिछले करीब 1 महीना होने जा रहा है 26 तारीख को, इनकी संख्या बढ़ रही है। रोजाना नए प्रकार से अपनी चीजें सामने रख रहे हैं, लेकिन हर एक चुनौती के लिए दिल्ली पुलिस उसी प्रकार से अपने को तैयार कर रही है और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इस नए चुनौती को भी अच्छी तरह से हम संभाल पाएंगे। सर, आपने एक बात कही कि संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है।
नहीं, किसानों की भी संख्या बढ़ रही है और उसी अनुसार से हमारी जो पुलिस कर्मी भी है, जरूरत के अनुसार से उनकी भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ बता पाएं कि कितनी फोर्स है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोरोना के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसके बाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बंद है, सिंघू बॉर्डर बंद है, टीकरी बॉर्डर बंद है, तो इन तीनों बॉर्डर पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, कितनी संख्या रही होगी? यही 3 बॉर्डर नहीं बल्कि तमाम बॉर्डर्स हैं और वैसे भी बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स पे भी विजिलेंस रखा जा रहा है। तो हमें हमारे लिए सारी दिल्ली पुलिस अवेलेबल है और साथ में हमें गृह मंत्रालय द्वारा कई सारे हमारे कंपनियां दी गई हैं, जो CAPF की कंपनियां हैं वो भी दी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है और मैं इस जो डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस अरेंजमेंट्स हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ। सर, चलते एक सवाल और, चूंकि अब कई साथ नया न्यू ईयर है, फेस्टिवल टाइम है, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से? जी हाँ, फेस्टिवल टाइम में सारा पुलिस का इंतजाम होगा। हम बस यही उम्मीद करते हैं आम जनता से कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क जरूर पहने, आपसी दूरी बनाए रखें, जिससे ये जो हमारा अभी कोरोना जो में थोड़ा कंट्रोल हुआ है, इस कंट्रोल को हम गंवाए नहीं, कंट्रोल बनाए रखें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। SN श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बड़े ऐसे बॉर्डर हैं जो पूरी तरह से बंद हो रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ सभी को मैसेज भी दिया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात करते हैं DDC चुनाव की। कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई है, बैलेट की बल्ले बल्ले हो गई है। 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में यह पहला चुनाव था और जनता ने यह बता दिया है कि उनके मन में क्या है। गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पहली बार बीजेपी को घाटी में जीत हासिल हुई। ये साख की लड़ाई थी। ये 370 हटने के प्रभाव की जंग थी। घाटी को बदलने का दावा करने वाली मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा थी। कहने को तो ये DDC का चुनाव था, लेकिन दिल्ली से लेकर राज्य सरकारों तक ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घाटी में मचे घमासान के बीच ये पहला चुनाव था। धारा 370 का हटना, फिर कश्मीर के दिग्गज नेताओं का नजरबंद होना, घाटी में लंबे वक्त तक चलने वाला कर्फ्यू और दोनों पक्षों के बीच जनता को लेकर किए जा रहे दावे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात पर जनता की क्या राय थी, वो अब लोकतांत्रिक तरीके से सामने आ गई है। लड़ाई बीजेपी और कश्मीर की पार्टियों के बीच थी। चुनाव का माहौल बनते ही जैसे ही कश्मीर के नेता नजरबंदी से बाहर आए, केंद्र सरकार के खिलाफ एक हो गए। गुपकार का गठन हुआ ताकि बीजेपी को घेरा जा सके। गुपकार गठबंधन में 6 पार्टियां जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, एक मंच पर आ गईं। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली PDP के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और MCP की स्थानीय इकाई शामिल है। इन पार्टियों का एक ही एजेंडा है, 370 हटने को लेकर बीजेपी का घेराव। हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। गुपकार के शुरुआती बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी। अटकलें लगी कि कांग्रेस गुपकार का हिस्सा होगी, लेकिन बीजेपी ने जब कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो पार्टी बैकफुट पर आ गई और गुपकार गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया।
पहले पीडीपी के साथ सरकार चलाना और फिर घाटी में 370 का हटना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि 370 बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडे में से एक था। कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सच सच नमन करना चाहता हूं। बीजेपी के लिए अब बारी घाटी में एंट्री की थी। कमान शाहनवाज हुसैन और अनुराग ठाकुर ने संभाली। बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने घाटी में शिकारा रैली की, लाल चौक पर चाय की चुस्कियां ली। वहीं घाटी में होने वाली रैलियों में बीजेपी को काफी समर्थन देखने को मिला। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कमल के झंडे घाटी में नजर आने लगे। बिहार के अंदर यहाँ महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आज बिहार में सम्मान हमारा, आन हमारा, शान हमारा, सम्मान हमारा। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। दोनों पक्षों के मुद्दे भी साफ थे। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी, कश्मीर में आगे होने वाले विकास और सरकार की स्कीमों को मुद्दा बनाया, वहीं गुपकार ने 370 हटना, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और केंद्र शासित राज्य जैसे मुद्दे उठाए। जम्मू कश्मीर के लोगों और नेताओं के लिए ये चुनाव किसी इम्तिहान जैसा रहा। यहाँ लंबे समय से पंचायती राज को लागू करने की मांग की जा रही थी। अब सरकार का दावा है कि पंचायत, बीडीसी और उसके बाद डीडीसी चुनाव होने से 3 टियर सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया है। ऐसे में जम्मू में शानदार प्रदर्शन और कश्मीर में कमल खिलना बीजेपी के लिए बड़ी जीत से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जम्मू संभाग के अंदर जबरदस्त स्वीप किया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कश्मीर घाटी के अंदर वो भी हमारी मदद से जीत के आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त शानदार प्रदर्शन रहा है। डीडीसी के इन चुनावों को बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी, कांग्रेस और गुपकार गठबंधन के लिए एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां घाटी में हर पार्टी अपनी जमीन देख रही है, क्योंकि चुनावी क्षेत्र से लेकर मुद्दे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। डीडीसी के चुनाव परिणामों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है, उनका दृष्टिकोण क्या है, जरा सुनिए और समझिए। अभी हमको लीड्स और ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं। गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। आपका इस पे क्या कहना है? अब हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि एक तो जमहूरियत जिसको बीजेपी ने यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की पिछले साल अगस्त में, उस जमहूरियत को कुछ हद तक हम दोबारा यहाँ कायम कर सके। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2011 की तरह लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, शायद 2014 की तरह भी जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, इस बार नहीं हुआ। लेकिन कम से कम 2018 से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर लोगों का इसमें रुझान रहा। हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हम मुश्किल हालात में हमने शुरुआत की। पिछले साल इस वक्त अगर आपको याद होगा तो हम सब बंद थे, हम जेलों में थे, हम डिटेंशन में थे, कुछ पीएसए में, कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कुछ गैर कानूनी तौर घरों में बंद थे। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला भी हमने लिया, तब तक तो इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था और शायद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं,
दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। ये कहा जाता था कि ये लोग खानदानी लीडर हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भरोसा जो है वो उसमें कोई कमी नहीं रही। जो रिज़ल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सीटें यहाँ कश्मीर घाटी में ली हैं और उसे एक अचीवमेंट बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 3 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के एक सीनियर लीडर मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे, ऐसे ही यहाँ हम घूम रहे थे तो इत्तेफाक से मिले कहीं पे। तो मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा देखो जी, अगर हम डबल डिजिट्स में आ गए तो हम इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानेंगे। अब तो डबल डिजिट्स भी नहीं हुआ, अब तो 3 सीटों पे उनकी गाड़ी रुक गई। अब वो कहते हैं ये 3 सीट भी हमारी कामयाबी है। अगर 3 सीट उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है तो हमारे जो 60-70 सीट हैं उसको आप क्या मानेंगे? वो तो फिर मतलब कामयाबी का तो वो छोड़िए, वो तो सुनामी है कामयाबी की। जमहूरियत में आखिरकार लोगों की आवाज़ को हमें कबूल करना होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।